नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को क्रिकेट की जुबान में समझें तो कह सकते हैं कि विपक्ष जब भी रोजगार के सवाल को उनकी तरफ तेज गेंद की तरफ फेंकता है, प्रधानमंत्री उस गेंद को छोड़ ही देते हैं, विकेट के ऊपर से जाने देते हैं। क्या भारत के युवाओं को रोजगार के सवाल पर उस प्रधानमंत्री से कुछ भी नहीं सुनना है जो 10 साल तक इस पद पर रहने के बाद अगले 5 साल के लिए उनसे वोट मांग रहे हैं? 2019 में रोजगार के मुद्दे ने सर तो उठाया था, मगर पुलवामा के बाद की आंधी में उसका पता तक नहीं चला। लगता है 2024 का चुनाव भी रोजगार के बिना गुजर जाएगा। प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर कभी नहीं लगता कि रोजगार एक समस्या है या फिर रोजगार नाम की समस्या का उन्होंने शानदार समाधान कर दिया है। ना तो वे समस्या की चुनौती स्वीकार करते हैं और ना अपने 10 साल के कार्यकाल में इसकी उपलब्धियों पर युवाओं से ताली बजाने के लिए कहते हैं। उन्हें पता है कि युवाओं के बीच इस पर बात नहीं कर सकते। बेरोजगारी और कम सैलरी की नौकरी से निराश युवाओं को गर्व का डोज दूसरी उपलब्धियों से देने लग जाते हैं। हम आज के वीडियो में उनके 3 भाषणों की खास बातों का विश्लेषण करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। यकीनन प्रधानमंत्री के भाषण को देखने और समझने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आपको पता चलेगा कि कई बड़े सवालों पर वे सुलझाने के नाम पर आपको उलझाकर चले जाते हैं और आप देखते रह जाते हैं। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पीलीभीत की सभा में प्रधानमंत्री ने युवाओं को गर्व का डोज दे दिया और रोजगार का जिक्र इस तरह से कर दिया जैसे जेब में 100 का नोट डाल दिया हो। अब 1 रुपए के सिक्के की बात कौन करे? युवाओं को गर्व और धर्म से टाइट रखना है, बाकी बेरोजगारी से उनकी छाती ढीली पड़ जाए कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि आप सभी को रोजगार मिल रहा है, अच्छी सैलरी की नौकरी मिल रही है, गर्व हुआ कि नहीं इस पर? नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफलता भारत की राजनीति में रोजगार जैसे मुद्दे की मृत्यु का भी घोषणा कही जानी चाहिए। देश में बेरोजगारी के तमाम आंकड़े अखबारों में जितने भी पहाड़ जैसे लगते हों, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कंकड़ पत्थर की तरह भी नजर नहीं आते। चुनाव की घोषणा के बाद उनके 20 से अधिक राजनीतिक भाषण हो चुके हैं। क्या आपने उनमें रोजगार के बारे में प्रमुखता से कुछ सुना है? पश्चिम यूपी में उनकी 3 सभाएं हो चुकी हैं। उनमें भी रोजगार का जिक्र नाम मात्र के लिए आता है या बहुत अस्पष्ट तरीके से आता है। यही नहीं, जब हमने पीलीभीत की रैली का वीडियो चलाकर देखना शुरू किया तो पता चला कि कैमरे की नजर से प्राथमिकता की सूची में कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे पीछे। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी का कैमरा शुरू के 11 मिनट तक महिलाओं और उनके साथ आए बच्चों को ही दिखाता रहा। हो सकता है आगे बिठाए जाने के कारण कैमरा महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि आजकल महिला मतदाताओं की चर्चा ज्यादा हो रही है और नवरात्रि शुरू होने के दिन रैली भी थी। पीलीभीत की रैली में 11 मिनट 55 सेकंड पर पहली बार कैमरा पीछे की भीड़ की तरफ मुड़ता है। जूम आउट करते हुए उस तरफ जाता है जहां पहली बार भीड़ में पुरुषों के होने की जानकारी शॉट से मिलती है, लेकिन इसमें कैमरा किसी के चेहरे पर फोकस नहीं करता, वे केवल भीड़ की तरह नजर आ रहे हैं। दूसरी बार पीछे खड़े पुरुषों पर कैमरा 16 मिनट 22 सेकंड पर जाता है। 3 सेकंड के भीतर कैमरा जूम आउट करके
इतना पीछे जाता है कि आप किसी का चेहरा नहीं देख सकते। फिर से कैमरा महिलाओं को दिखाता है। तीसरी बार पीछे की भीड़ दिखाई जाती है 19 मिनट 40 सेकंड पर। इस समय प्रधानमंत्री शक्ति के अपमान और इंडी गठबंधन को माफ नहीं करने की बात कर रहे होते हैं, जिस पर लोग जोश में हाथ उठाते हैं। इसमें भी इन लोगों को केवल भीड़ की तरह दिखाया जाता है। 20 मिनट 20 सेकंड पर प्रधानमंत्री कल्याण सिंह और राम मंदिर की बात करना शुरू कर देते हैं। यहां फिर कुछ सेकंड को पीछे की भीड़ दिखाई जाती है। यहां से कैमरा लगातार पीछे की तरफ रहता है जिधर पुरुष खड़े हैं, और इसी दौरान प्रधानमंत्री अयोध्या की बात करते हैं, विपक्ष के राम मंदिर ना जाने की बात करते हैं, 84 के दंगों की बात करते हैं। एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो, एक ऐसी पार्टी है भाई। ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों, याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे? तो कुल मिलाकर कैमरा पुरुषों पर तभी जाता है जब प्रधानमंत्री धार्मिक मुद्दों का जिक्र करते हैं। क्या यह तालमेल पहले से तय होता है कि राम मंदिर, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान की बात होगी तो कैमरा मर्दों पर चला जाएगा, ताकि जब वीडियो वायरल हो तो उसके साथ साथ मर्दों की जोशीली तालियां भी घरों में पहुंचने लग जाएं। राजनीति और दृश्य के इस रिश्ते को गौर से देखा कीजिए, पता चलेगा कि किसी दृश्य यानी विजुअल की पीठ पर सवार होकर धर्म की राजनीति आपके सीने में गर्व भर रही है। गर्व इतना टाइट कर दे रही है कि रोजगार के लिए जगह नहीं बचती है। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ते हैं, तब कैमरा आगे बैठी महिलाओं को दिखा देता है। उनमें से कुछ ही महिलाएं हैं जो ताली बजाती हैं, बाकी चुपचाप सुन रही होती हैं। लगता है कैमरे ने यहां चूक कर दी, उसे पुरुषों पर होना चाहिए था। जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, प्रधानमंत्री 20 से अधिक रैली कर चुके हैं। हमने केवल पीलीभीत, सहारनपुर और मेरठ की रैली में उनके भाषण का विश्लेषण किया है। पीलीभीत का भाषण करीब 2136 शब्दों का था, सहारनपुर का करीब 2707 शब्दों का। हम उनके कुछ बयानों और खासकर रोजगार को कितनी तवज्जो मिली है इस पर बात कर रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। वे कांग्रेस से आए हैं और इसी रैली में पहली बार प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ते हैं। वोट मांग रहे थे बीजेपी में आए एक पूर्व कांग्रेसी के लिए। जितिन प्रसाद 2021 तक कांग्रेस में थे। 2014 में धौरहरा संसदीय सीट पर कांग्रेस के टिकट से लड़े, तब प्रधानमंत्री मोदी इनके खिलाफ प्रचार करने आए थे। जितिन प्रसाद हार गए। 2019 में जितिन प्रसाद फिर से इसी सीट पर बीजेपी से हार गए और तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी ने लगातार 2 लोकसभा में जितिन प्रसाद को हरा दिया, लेकिन इस बार अपने टिकट पर जिताने के लिए जुट गई है। एक हारे हुए कांग्रेसी के लिए इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। जितिन प्रसाद जी और 7 मई को बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार जी को भारी मतों से जिताने के लिए मैं आप सबको प्रार्थना करने के लिए आया हूं। विधानसभा में 1 बार और लोकसभा में 2 बार जितिन प्रसाद को बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया। अब वही बीजेपी इस बार उनके रोजगार का इंतजाम करने में लगी है। आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के हारे हुए नेताओं को रोजगार दिला सकते हैं, तो पश्चिम यूपी के युवाओं के रोजगार पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 रैलियों में रोजगार का जिक्र नाम मात्र का क्यों रहा? इन 3 रैलियों में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण को मैं पढ़ रहा था। पूरे भाषण के ढांचे में रोजगार का मुद्दा कहीं भी प्रमुखता से नजर नहीं आता है। सारा भाषण आप भी देख जाइए तो एक आध पंक्तियों में रोजगार का जिक्र मिलता है। प्रधानमंत्री कभी अवसर की बात करते हैं तो कभी स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन तब भी विस्तार से या ठोस तरीके से तस्वीर पेश नहीं करते। कोई आंकड़ा नहीं देते कि किस जगह पर हाईवे बन जाने से, 4 लेन बन जाने से स्वरोजगार या रोजगार बढ़ा है, कितना बढ़ा है। आखिर जब एयरपोर्ट से लेकर 4 लेन के उद्घाटन के वक्त यह दावा किया जा सकता है कि इतने लाख या इतने हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो फिर उसके कुछ साल बाद सरकार क्यों नहीं बता सकती कि कितनों को रोजगार मिला? पीलीभीत के भाषण में रोजगार और अवसर के संबंध में उन्होंने कैसे कहा,
हम आपको पढ़कर बताना चाहते हैं। यह प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं। कहते हैं कि आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। पीलीभीत, भोजीपुरा और पीलीभीत से टनकपुर तक रेलवे के ब्रॉड गेज होने से एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलने लगी हैं। धनारा घाट पर 250 करोड़ की लागत से पुल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। इससे शारदा नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी। ये जो सुविधाएं बन रही हैं, ये किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर आती हैं। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहां बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहां बंद हो गई थीं, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को भी देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रही है। यहां इको टूरिज्म का नया इकोसिस्टम बन रहा है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या प्रधानमंत्री ने कुछ भी ठोस कहा, जो किया था वो बताया, या जो होने वाला है उसके सपने दिखाए। प्रधानमंत्री एक लाइन में कहते हैं पुल बन रहा है, पुरानी फैक्ट्री बंद हो गई थी, उनको भी इस पुल से नई ऊर्जा मिलेगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत के जिन उद्योगों की बात कर रहे हैं वो पुल के कारण बंद हुए? 10 साल से उनकी सरकार है, तब भी वे पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। पुल बन जाने से कौन सा उद्योग चालू होगा यह भी नहीं बताते। वे नहीं बताते कि किस तरह का अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आप भाषा का खेल देखिए। कहते हैं बंद पड़ी फैक्ट्री को ऊर्जा मिलेगी, यह भी नहीं कहते कि फैक्ट्री चालू करवा देंगे। ऊर्जा मिलेगी की बात करते हैं। खुद को मजबूत निर्णय लेने वाला नेता कहते हैं, मगर भाषण पढ़कर लगता है बड़े मुद्दों पर बच निकलने का रास्ता खोजने वाले नेता लगते हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। पीलीभीत में सिख समुदाय के मतदाता भी रहते हैं, तो प्रधानमंत्री कहने लगे ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। लेकिन आपने सोचा भी कि जीएसटी तो मोदी सरकार ही लेकर आई, लंगर पर जीएसटी मोदी सरकार ने लगाई, तो फिर हटाने का श्रेय भी भाजपा सरकार ले रही है। यह कमाल है। आप ही लंगर पर जीएसटी लगाओ जी, आप ही लंगर से जीएसटी हटाओ जी, और आप ही कहो हमारी सरकार ने जीएसटी हटा दी जी। 2018 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने पत्र लिखकर सरकार से मांग की थी कि लंगर के सामानों से जीएसटी हटाई जाए। तो इस तरह से मीडिया प्रधानमंत्री की रैली की समीक्षा नहीं करता जैसे हम कर रहे हैं। राम मंदिर और मुस्लिम लीग का नाम लेते ही उसी से हेडलाइन बना दी जाती है। कुल मिलाकर पीलीभीत की रैली से रोजगार के नाम पर कुछ खास नहीं निकला। अब आते हैं सहारनपुर की रैली पर। इस भाषण को भी आप अगर दोबारा पढ़ेंगे या यही वीडियो दोबारा देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री तो बिना कुछ कहे ही चले गए। सहारनपुर की रैली में उन्होंने नौकरी की बात की, लेकिन जितनी बात की हम वो हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। कहने को उन्होंने नौकरी का जिक्र भी कर दिया और कुछ खास कहा भी नहीं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए, तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा? और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। इसी यूपी में पुलिस भर्ती के लिए 50 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। उससे पहले दारोगा की भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे। प्रधानमंत्री इन सब की बात नहीं करते। असल में आप जरा सोचिए, अगर सोचने की क्षमता अभी भी बची हुई है तब, वरना मत सोचिए, इतना लोड मत लीजिए। नौकरी को लेकर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो इस पर सोचिए। एक बार फिर से यह हिस्सा पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए,
तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा। और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। क्या रोजगार पर उन्हें इतना ही कहना था? 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार ही तो है, तो किसने भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी? ये आरोप तो विपक्ष लगाता है। प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में रोजगार का कोई हिसाब भी नहीं देते हैं। पीलीभीत, सहारनपुर की तरफ मेरठ की रैली में भी प्रधानमंत्री रोजगार और शिक्षा को लेकर खानापूर्ति कर जाते हैं। यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। मेरठ एक बड़ा एजुकेशन हब भी बन रहा है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ में बन रहा है, उससे यहां हर प्रकार के छोटे बड़े उद्योगों का विस्तार होगा। नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बताते हैं कि पीलीभीत के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 800 करोड़, मेरठ के किसानों को 500 करोड़ और सहारनपुर के 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 860 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इसी तरह क्यों नहीं बता सकते कि इन जिलों के कितने युवाओं को रोजगार मिला है सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में। 2022 में मोदी सरकार ने ऐलान किया 1 साल के भीतर 10 लाख नौकरियां देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कई बैच में नियुक्ति पत्र भी बांटे। कम से कम यही बता देते कि मेरठ, सहारनपुर, पीलीभीत के कितने युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार पर विपक्ष सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते। वे अक्सर विपक्ष पर धार्मिक मुद्दों के सहारे हमला करते हैं, रोजगार पर जवाब देते हुए पलटवार नहीं करते। अब देखिए, एक जगह पीएम कहते हैं कि विपक्ष को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उसके उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। मगर क्या यह संकट बीजेपी को नहीं है? हम याद दिलाएंगे, पहले आप पीएम का यह बयान सुन लीजिए। कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। गुजरात, पंजाब और हरियाणा में बीजेपी की हालत के बारे में अब बताता हूं। गुजरात में 7 बार से बीजेपी की सरकार है। इसके बाद भी गुजरात में कितने ही कांग्रेसी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी को गुजरात में बीजेपी से उम्मीदवार नहीं मिल रहा? 9 अप्रैल को गांधीनगर में बीजेपी के मुख्यालय कमलम के चारों तरफ भारी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ गया, क्योंकि गुजरात में राजपूत समुदाय के लोग राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से नाराज हो गए हैं। अहमदाबाद में भी काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। क्षत्रिय समुदाय के नेता राज शेखावत भाजपा के गांधीनगर दफ्तर पर प्रदर्शन करने के लिए जैसे ही अहमदाबाद पहुंचे, पुलिस ने डिटेन कर लिया। 5 महिलाओं ने भी ऐलान किया है कि आत्मदाह करेंगी, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल हाथ जोड़कर माफी मांगने में लगे हैं। कह रहे हैं गलती हो गई, हम तीसरी बार माफी मांग रहे हैं। क्षत्रिय समाज से गुहार है, गुस्सा छोड़ें, जैसे हमेशा भाजपा को समर्थन दिया है वैसे ही दें। जगह जगह पर बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। बड़ौदा सीट पर 5 लाख वोटों से जीती हुई उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट की उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी, टिकट देकर वापस करना पड़ा। साबरकांठा में भीकाजी ठाकुर ने टिकट मिलने के बाद मैदान छोड़ दिया। उनकी जगह कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र बरैया की पत्नी शोभना बरैया को टिकट दिया गया। अब तो बीजेपी ही शोभना का विरोध कर रही है, सड़क जाम कर रही है। गुजरात भाजपा में ही जगह जगह विरोध हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, विपक्ष को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। गुजरात में विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं, 5 सीटों के। इनमें से 4 बीजेपी के ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस से आए हैं, अभी अभी आए हैं।
क्या आपने कहीं भी बहस देखी कि जिस राज्य में 1995 से बीजेपी की सरकार है, जिसे बीजेपी और संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां पर बीजेपी को बीजेपी के भीतर से उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों दल बदल कराकर बीजेपी अपने टिकट पर इन कांग्रेसियों को विधायक बना रही है? यही हाल हरियाणा का भी है। हरियाणा में बीजेपी के लोकसभा के 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस से आए हुए हैं। 5 पहले के चुनाव में आए और छठे नवीन जिंदल इस बार आ गए। अगर हरियाणा में इस बार बीजेपी 10 सीटें जीतती है तो उसमें 6 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार होंगे। क्या हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिला? किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा? यही नहीं, जगह जगह पर हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसान उम्मीदवारों को घेर ले रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार माफी मांगने में लगे हैं। कई गांवों में उनके घुसने पर रोक लगा दी गई है। पंजाब में भी खबर है कि गांव वालों ने पोस्टर लगा दिया है कि बीजेपी का उम्मीदवार ना आए। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर हितेंद्र राव, रविंद्र वासुदेव और सुनील राहर ने विस्तार से बताया है कि किस तरह पंजाब और हरियाणा के गांवों में बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। पंजाब के फरीदकोट और मोगा में बीजेपी के उम्मीदवार हंसराज हंस के खिलाफ नारे लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी विरोध हो गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के गांव में बीजेपी नेताओं को नहीं घुसने देने के पोस्टर लगा दिए गए हैं और जगह जगह पर विरोध हो रहा है। मीडिया में यह सब प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता है, ना इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जाता है। जिस सहारनपुर में प्रधानमंत्री विपक्ष के भीतर विद्रोह की बात कर रहे थे, उसी सहारनपुर के मंच पर बरेली से उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार बैठे थे, जिनका एक दिन पहले बरेली में खूब विरोध हुआ। होता यह है कि बीजेपी के भीतर असंतोष की खबरों के बारे में कम बताया जाता है, कम दिखाया जाता है, तो आप कम जानते हैं। जैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बरेली के पूर्व सांसद संतोष गंगवार के दफ्तर पहुंचे, उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी और उन्हें घेर लिया गया। नारे लगाने वाले बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे जो चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। बरेली भाजपा में उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार के विरोध की खबरें चल रही हैं। विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होमवर्क बहुत कमजोर लगता है और मीडिया उनके भाषण पर होमवर्क ठीक से नहीं करता है। हम आपको प्रधानमंत्री का एक बयान सुनाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि वे ऐसा कह भी सकते हैं। बाकायदा कह रहे हैं कि विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, जीत का दावा नहीं कर रहा है, और तो और यह भी कह रहे हैं कि ऐसा वे पहली बार होता हुआ देख रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? क्या यह विचित्र बात नहीं है? क्या वाकई ये पहली बार हो रहा है कि जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा? क्या प्रधानमंत्री अपने भाषण में भरमाने का भी काम करने लगे हैं? क्या वाकई विपक्ष ने जीत का दावा नहीं किया? क्या आपने नोट किया कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री क्या कह गए? ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। क्या प्रधानमंत्री ने खड़गे या राहुल गांधी का कोई बयान नहीं सुना कि इस बार उनकी सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी की हार होने वाली है? प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के भाषणों को बाद में आप पढ़िए, सुनिए और देखिए कि जिस नेता का इतना प्रचार हो रहा है, उनके काम को लेकर इतने दावे किए जा रहे हैं, उनके भाषण में जोश कब कब आता है, लोग तालियां कब कब बजाते हैं? जब वे काम की बात करते हैं तब बजाते हैं, या जब धर्म का नाम लेते हैं तब जोश आता है? अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से मुस्लिम लीग, मुसलमान, शक्ति का अपमान, राम मंदिर, रामनवमी और राम का अपमान निकाल देंगे तो उनके भाषण में कुछ भी नहीं बचता है। कम से कम ताली बजाने लायक तो कुछ बचता ही नहीं है। पूरे भाषण में जान डालने के लिए इन्हीं मुद्दों को वो भर लाते हैं।
ये तब हालत है जब उन्होंने सरकार में रहते हुए 10 साल पूरे कर लिए हैं। यह चुनाव धार्मिक मुद्दों के लिए नहीं हो रहा है, मगर भाषण में धर्म और धार्मिक मुद्दे ना हो तो प्रधानमंत्री कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकते, कोई भाषण दे ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।